68 BPSC मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 लेक्चर 6 सेक्शन 1 पहला प्रश्न एक निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। ए भारत में गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषित कीजिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म एक गतिशील और जटिल अवधारणा रही है, जिसे गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। इसका अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार करता है, न कि धर्मों से पूरी तरह अलग रहता है। भारत की विविधता को देखते हुए यह मॉडल सामाजिक सौहार्द और एकता बनाए रखने का प्रयास करता है। आलोचनात्मक दृष्टि से गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता की सबसे बड़ी चुनौती है कि कभी-कभी यह निष्पक्षता की बजाय कुछ धर्मों के प्रति विशेष रुख अपनाने का आरोप झेलती है। उदाहरण के लिए, धार्मिक समुदायों के हितों के अनुसार अलग-अलग कानून और नीतियां बनाना समानता के सिद्धांत से टकराता है। इसके अलावा, धार्मिक हस्तक्षेप और राजनीति का मिश्रण सामाजिक विवादों को जन्म देता है, जिससे धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा कमजोर पड़ती है। कभी-कभी यह बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समूहों के बीच असंतुलन पैदा करता है। फिर भी, भारत के लिए गत्यात्मक धर्मनिरपेक्षता एक व्यवहारिक मॉडल है, जो सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता को समेटे हुए देश के सामाजिक ताने-बाने को मजबूती प्रदान करता है। इसे सही रूप से लागू करने के लिए न्यायसंगत नीतियों और संवैधानिक मूल्यों की सख्त पालना आवश्यक है। अगला प्रश्न 1 बी भारत में क्षेत्रीय राजनीति अपनी भूमिका निभाती है। व्याख्या कीजिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में क्षेत्रीय राजनीति की भूमिका। भारत में क्षेत्रीय राजनीति का महत्व अत्यंत है, क्योंकि देश की विविधता, विभिन्न भाषाएं, संस्कृतियां और आर्थिक राजनीतिक स्थितियां क्षेत्रीय राजनीति को विशेष भूमिका प्रदान करती हैं। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय भारत के लोकतंत्र की गहराई और बहुलतावाद को दर्शाता है। क्षेत्रीय राजनीति राज्यों की स्थानीय समस्याओं, सांस्कृतिक पहचान और विकास आवश्यकताओं को केंद्र सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने का माध्यम होती है। यह राजनीति केंद्र राज्य संबंधों को संतुलित करने, राज्यों को अधिक स्वायत्तता दिलाने और संघीय ढांचे को मजबूत बनाने में सहायक होती है। इसके अलावा, क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय राजनीति में गठबंधन सरकारों की स्थिति को प्रभावित करते हैं, जिससे वे केंद्र की नीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षेत्रीय राजनीति से राजनीतिक जागरूकता बढ़ती है और स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता मिलती है। हालांकि, क्षेत्रीय राजनीति के कारण कभी-कभी राष्ट्रीय एकता में बाधाएं और केंद्र राज्य के बीच तनाव भी उत्पन्न होते हैं। फिर भी, यह भारत के लोकतंत्र की एक आवश्यक और सक्रिय प्रक्रिया है, जो देश की बहुसांस्कृतिक विशेषता को सशक्त करती है। अगला प्रश्न 1 सी भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के एक चार्टर के रूप में है। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत के संविधान में सकारात्मक निर्देश, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करने वाले नीतिगत निर्देश हैं। ये संविधान के भाग 4 में शामिल हैं और राज्य को सामाजिक न्याय, आर्थिक समता और जनकल्याण की दिशा में कदम उठाने का मार्गदर्शन देते हैं। सकारात्मक निर्देश सीधे लागू होने वाले कानून नहीं हैं, लेकिन ये राज्य के लिए अनिवार्य है कि वह इनके पालन की दिशा में प्रयास करे। इनका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, शिक्षा का प्रसार, स्वास्थ्य सुविधाएं, मजदूरों के अधिकार, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा जैसे सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करना है। उदाहरण, अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य को सभी नागरिकों को उचित जीवन स्तर और समान अवसर प्रदान करना चाहिए। अनुच्छेद 41 के अनुसार, राज्य को उचित कार्य और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति, जनजाति और कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और आर्थिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है।
ये निर्देश भारत को एक ऐसा समाज बनाने का लक्ष्य देते हैं जहां सामाजिक और आर्थिक असमानता कम हो और सभी को समान अवसर मिलें। अतः सकारात्मक निर्देश देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का चार्टर है, जो संविधान की न्याय, स्वतंत्रता और समानता की संकल्पना को सशक्त करते हैं। अगला प्रश्न 1 डी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कीजिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संविधान द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, का अधिकार प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि यह न्यायालय सरकार के किसी भी कार्य, कानून या आदेश की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। यदि कोई कानून या कार्य संविधान के सिद्धांतों के विरुद्ध पाया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अमान्य, अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन का उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। यह न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों पर नियंत्रण रखने की क्षमता देता है, जिससे संवैधानिक शासन प्रणाली और तंत्र में संतुलन बना रहता है। इस क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी सरकारी क्रियाएं संविधान के अनुरूप हों। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और 142 से व्युत्पन्न है। निष्कर्षतः, न्यायिक पुनरावलोकन सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की रक्षा करने वाला अंतिम प्रहरी बनाता है, जो लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न 1 ई। बिहार ने पिछले दशकों में अपनी राजनीतिक संस्कृति में सुधार देखा है। उदाहरण दीजिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। पिछले दशकों में बिहार ने अपनी राजनीतिक संस्कृति में महत्वपूर्ण सुधार देखे हैं, जो राज्य के विकास और शासन में सकारात्मक बदलाव के लिए सहायक रहे हैं। पहला उदाहरण है भ्रष्टाचार और अपराध से मुकाबले में सरकारी प्रयास। 2005 के बाद बिहार में नीतिगत बदलाव और सख्त कानून लागू किए गए, जिससे अपराध दर में गिरावट आई और प्रशासनिक सुधार हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सुशासन की शुरुआत हुई, जिसने भ्रष्टाचार घटाने, सरकारी सेवाओं की पारदर्शिता बढ़ाने और कानून व्यवस्था मजबूत करने पर जोर दिया। दूसरा उदाहरण है चुनाव प्रक्रिया में सुधार। बिहार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का प्रभावी उपयोग किया और चुनाव आयोग के साथ मिलकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाए। इससे चुनावों में बढ़ती भागीदारी और निष्पक्षता सुनिश्चित हुई। तीसरा, सामाजिक सामंजस्य और जातिगत राजनीति में कुछ हद तक सुधार हुआ है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच संवाद बढ़ा और विकास को प्राथमिकता दी गई। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि बिहार की राजनीतिक संस्कृति में जवाबदेही, पारदर्शिता और विकास केंद्रित शासन की भावना मजबूत हुई है, जो राज्य की समग्र प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 ए। क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय हित की सर्वोपरि प्रतिष्ठापित है। भारत में क्षेत्रीय परिषदों की प्रकृति एवं कार्यशैली का उपर्युक्त कथन के परिप्रेक्ष्य में आलोचनात्मक दृष्टि से परीक्षण कीजिए। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण संघीय देश में क्षेत्रीय परिषदों का गठन विभिन्न राज्यों, क्षेत्रों या भौगोलिक इकाइयों के विकास, समन्वय और सहकारिता के लिए किया जाता है। क्षेत्रीय परिषदों का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय हितों को मजबूती देना होते हुए भी राष्ट्रीय हित की सर्वोपरि सुनिश्चित करना है। क्षेत्रीय परिषदों की प्रकृति और कार्यशैली। क्षेत्रीय परिषदें विभिन्न राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय का मंच प्रदान करती हैं। इनमें विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जो क्षेत्रीय विकास, संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, सांस्कृतिक एवं आर्थिक मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद, झारखंड राज्य क्षेत्रीय परिषद जैसे उदाहरण हैं। ये परिषदें नीति निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, केंद्र और राज्यों के बीच संवाद का पुल बनाती हैं
और क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाती हैं। इनके द्वारा क्षेत्रीय विकास योजनाओं को सुचारू बनाने, आपसी समझ बढ़ाने और संसाधनों के न्यायसंगत वितरण की कोशिश होती है। राष्ट्रीय हित की सर्वोपरिता कथन का परीक्षण। क्षेत्रीय परिषदों की संरचना और उद्देश्य इस बात को प्रतिबिंबित करते हैं कि वे क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए भी राष्ट्रीय हित की सर्वोपरिता को बनाए रखें। राष्ट्रीय एकता, संवैधानिक ढांचा और संघीय संतुलन की दृष्टि से यह आवश्यक है कि क्षेत्रीय मुद्दे राष्ट्रीय हित के साथ सामंजस्य में हों। लेकिन आलोचनात्मक दृष्टि से कुछ चुनौतियां और सीमाएं भी सामने आती हैं। एक, क्षेत्रीय स्वार्थ बनाम राष्ट्रीय हित। कई बार क्षेत्रीय परिषदों में शामिल सदस्य अपने क्षेत्र के विशेष हितों को बढ़ावा देने में अधिक लगे रहते हैं, जिससे कभी कभी राष्ट्रीय हित और समग्र देश के विकास की प्राथमिकताएं पीछे छूट जाती हैं। इससे केंद्र और राज्यों के बीच टकराव और संसाधनों के वितरण में असंतुलन उत्पन्न होता है। 2, कार्यशैली में धीमापन और प्रभावहीनता। कुछ क्षेत्रीय परिषदें केवल सलाहकार संस्थान बनकर रह जाती हैं, जिनका निर्णय या सुझाव बाध्यकारी नहीं होता। इसका परिणाम यह होता है कि उनकी सिफारिशों को नीति स्तर पर प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जाता। इससे स्थानीय विकास योजनाओं में बाधाएं आती हैं। 3, राजनीतिक और प्रशासनिक बाधाएं। क्षेत्रीय परिषदों में शामिल विभिन्न राजनीतिक दलों और राज्यों के बीच मतभेद कार्यशैली को प्रभावित करते हैं। कभी कभी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और असहमति परिषद के समन्वय और निर्णय प्रक्रिया में बाधक बन जाती है। 4, राष्ट्रीय हित की व्याख्या में विविधता। राष्ट्रीय हित की अवधारणा को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर मतभेद होते हैं, जिससे क्षेत्रीय परिषदों में राष्ट्रीय हित की सर्वोपरिता सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। निष्कर्ष। क्षेत्रीय परिषदों का स्वरूप और कार्यशैली भारत के संघीय ढांचे की मजबूती का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये परिषदें क्षेत्रीय हितों को प्रोत्साहित करते हुए भी राष्ट्रीय हित की सर्वोपरिता की अवधारणा को संस्थागत रूप से स्थापित करने का प्रयास करती हैं। फिर भी इनके समक्ष क्षेत्रीय स्वार्थों, राजनीतिक असहमति और प्रशासनिक कमियों के कारण कई चुनौतियां मौजूद हैं। इसीलिए क्षेत्रीय परिषदों को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र और राज्यों को सहयोग बढ़ाना होगा, ताकि वे राष्ट्रीय हित और क्षेत्रीय विकास के बीच संतुलन स्थापित कर सकें। इस प्रकार क्षेत्रीय परिषदों के अंतर्गत राष्ट्रीय हित की सर्वोपरिता की अवधारणा सही दिशा में है, लेकिन इसे व्यवहार में पूर्ण रूप से लागू करने के लिए निरंतर सुधार और सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। अगला प्रश्न 2, बी। जाति भारतीय राजनीति में एक भूमिका निभाती है। दशकों में इसके कामकाज में बदलाव आया है। आप पिछले कई दशकों में इसकी बदलती भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या विकास का तर्क जाति के चरित्र को कमजोर करता है? अपने कारण दीजिए। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका ऐतिहासिक और गहरा रही है। दशकों से जाति ने न केवल सामाजिक पहचान का आधार बनाया है, बल्कि राजनीतिक शक्ति के संरचनात्मक ढांचे को भी प्रभावित किया है। परंतु पिछले कुछ दशकों में जाति के राजनीतिक चरित्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के प्रभाव से उत्पन्न हुए हैं। जाति की पारंपरिक भूमिका। पारंपरिक रूप से जाति भारतीय राजनीति में वोट बैंक के रूप में कार्य करती रही है। राजनीतिक दल जातीय आधार पर समर्थन जुटाते थे और चुनावी रणनीतियों में जातीय समीकरणों को प्रमुखता दी जाती थी। जाति विशेष समुदायों की मांगों, अधिकारों और संरक्षण के लिए माध्यम बनती थी। इसने भारतीय लोकतंत्र में समावेशिता और राजनीतिक जागरूकता तो बढ़ाई, लेकिन जातिगत विभाजन और सामाजिक असमानता को भी बढ़ावा दिया। बदलती भूमिका। एक, सामाजिक और आर्थिक विकास का प्रभाव। शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और शहरीकरण जैसे कारकों ने जाति के राजनीतिक प्रभुत्व को कुछ हद तक कम किया है। युवा वर्ग और मध्यम वर्ग में विकास की आकांक्षा जातिगत पहचान से ऊपर उठने लगी है। लोग अब विकास, रोजगार, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं को लेकर मतदान करने लगे हैं। 2, जातिगत पहचान का राजनीतिक विमर्श में स्थान। हालांकि जाति पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, पर इसका स्वरूप बदल गया है।
अब जातिगत पहचान अधिकतर आर्थिक और सामाजिक मुद्दों के संदर्भ में देखी जाती है। जातिगत समूहों के भीतर राजनीतिक विविधता और वैचारिक मतभेद भी बढ़े हैं। 3 मंडल आयोग और आरक्षण नीति का प्रभाव। 1980 से 90 के दशक में आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दों ने जातिगत राजनीति को नए स्वरूप में बदला। इससे दलित, पिछड़े वर्ग और अन्य कमजोर जातियों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी, जिससे जाति आधारित सत्ता संरचनाओं में बदलाव आया। क्या विकास जाति के चरित्र को कमजोर करता है? विकास ने जाति की राजनीति को पूरी तरह समाप्त नहीं किया है, लेकिन इसका चरित्र अवश्य बदला है। विकास ने कई मायनों में जातिगत पहचान को कमजोर किया है। शिक्षा और आर्थिक अवसर। शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ने से जाति आधारित निर्भरता कम हुई है। लोग अब अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। शहरीकरण और सामाजिक संपर्क। शहरी क्षेत्रों में जाति का प्रभाव कम होता जा रहा है, क्योंकि सामाजिक संपर्क अधिक विविध और खुला होता है। राजनीतिक जागरूकता। विकास ने राजनीतिक समझ को गहरा किया है, जिससे वोटर जातिगत राजनीति के बजाय मुद्दों और प्रदर्शन पर ध्यान देने लगे हैं। हालांकि विकास ने जाति को पूरी तरह खत्म नहीं किया, क्योंकि सामाजिक संरचनाएं गहरी और जटिल हैं। जाति आज भी पहचान, सामाजिक समरसता और राजनीतिक समीकरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निष्कर्ष। जाति भारतीय राजनीति की एक सजीव और गतिशील पहचान रही है। पिछले दशकों में विकास और सामाजिक बदलावों ने जाति के राजनीतिक चरित्र को बदला है, उसे अधिक जटिल और मुद्दा आधारित बना दिया है। विकास ने जाति के प्रभुत्व को कुछ हद तक कम किया है, लेकिन इसे समाप्त नहीं किया। भारतीय लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि विकास और सामाजिक न्याय के माध्यम से जातिगत विभाजन को कम करते हुए समानता और समावेशन को बढ़ावा दिया जाए। अगला प्रश्न 3 ए। भारत के चुनाव आयोग ने चुनाव कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दशकों से चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने में इसकी भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। बिहार में शेषन पूर्व और शेषन युग के बाद चुनावों के संचालन के संदर्भ में अपने उत्तर के कारण दीजिए। यह लोकतंत्र को मजबूत करने में कैसे योगदान देता है? उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत के चुनाव आयोग की चुनाव प्रक्रिया में भूमिका, एक आलोचनात्मक परीक्षण। भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने वाला संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना 1950 में हुई और तब से यह भारतीय लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव में से एक बना हुआ है। चुनाव आयोग ने दशकों से चुनाव संचालन की गुणवत्ता, स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चुनाव आयोग की भूमिका और उसके महत्व। 1. स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने, चुनाव प्रचार पर नियंत्रण, चुनावी खर्च की निगरानी और चुनाव संबंधी नियमों का पालन कराना सुनिश्चित किया। इसने चुनावों को राजनीतिक दबाव से मुक्त रखने के लिए कार्य किया। 2. प्रौद्योगिकी और नवाचार। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) का सफल संचालन, मतदाता पहचान के लिए आधार आधारित पद्धति और इलेक्ट्रॉनिक मतदाता पहचान पत्र (ईवीपीएटी) प्रणाली ने चुनावों की पारदर्शिता बढ़ाई। 3. सर्वदलीय सहयोग। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के साथ समन्वय स्थापित किया, जिससे चुनाव प्रक्रिया में विश्वास बना। बिहार में चुनावी परिदृश्य, शेषन पूर्व, शेषन युग और उसके बाद। बिहार की चुनावी राजनीति का इतिहास विशेष रूप से जटिल और हिंसात्मक रहा है। 1990 से 2005 तक का शेषन युग, विजय कुमार शेषन के चुनाव आयुक्त काल, बिहार के चुनाव सुधारों का प्रतीक माना जाता है। इस युग में चुनाव आयोग ने कठोर कदम उठाए, जैसे कि निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासनिक सुधार, बूथ कैप्चरिंग को रोकना और उम्मीदवारों की योग्यता पर सख्ती। शेषन पूर्व युग में बिहार में चुनाव भ्रष्टाचार, हिंसा और दबाव का गंभीर समस्या थी। शेषन के प्रयासों ने इस स्थिति में सुधार लाने में मदद की, जिससे चुनाव प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनी। इसके बाद भी चुनौतियां रहीं, लेकिन आयोग की सक्रियता से लोकतंत्र मजबूत हुआ। आलोचनात्मक दृष्टि से परीक्षण।
हालांकि चुनाव आयोग ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, फिर भी चुनौतियां विद्यमान हैं। राजनीतिक दबाव और आलोचना। कभी कभी आयोग पर राजनीतिक दबाव और आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, जो उसकी स्वतंत्रता पर प्रश्न उठाता है। सामाजिक असमानताएं। चुनाव प्रक्रिया में जाति, धनबल और सामाजिक संरचनाएं अभी भी प्रभावी हैं, जो निष्पक्षता की धारणा को प्रभावित करती हैं। अपराधीकरण। बिहार जैसे राज्यों में चुनावी अपराध और अपराधियों का प्रभाव अभी भी चिंता का विषय है। लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान। चुनाव आयोग का निरंतर प्रयास भारत के लोकतंत्र को मजबूत करता है, क्योंकि यह चुनावों को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाता है, जिससे लोगों का शासन प्रणाली पर विश्वास बढ़ता है। राजनीतिक दलों को समान अवसर प्रदान करता है, जिससे लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा को बल मिलता है। सामाजिक विविधता और मतदाताओं की भागीदारी को सुनिश्चित कर भारत के बहुसांस्कृतिक लोकतंत्र को स्थायित्व प्रदान करता है। निष्कर्ष। भारत के चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेषकर बिहार जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में। शेषन युग के सुधारों ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित किया। हालांकि चुनौतियां अभी भी हैं, चुनाव आयोग की सक्रियता और सुधारों ने भारत के लोकतंत्र को मजबूत और विश्वसनीय बनाया है। भविष्य में भी इसके स्वतंत्र और सशक्त रूप को बनाए रखना लोकतंत्र की समृद्धि के लिए आवश्यक होगा। अगला प्रश्न 3 बी। राज्यसभा की संरचना एवं शक्तियों का विवेचन कीजिए तथा संसद के द्वितीय सदन के रूप में इसकी भूमिका का उल्लेख कीजिए। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत के संसद का द्वितीय सदन राज्यसभा है, जिसे संसद का ऊपरी सदन भी कहा जाता है। यह संसद के 2 सदनों में से एक है, दूसरा लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा का मुख्य उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व के माध्यम से संघीय ढांचे को सुदृढ़ बनाना है। राज्यसभा की संरचना। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 तक हो सकती है। इसमें से 233 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, ये सदस्य निर्वाचित होते हैं, जो राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा एक छुपे हुए मतदान प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर चुने जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि राज्यों की विविधता और संघीय इकाइयों की आवाज संसद में सुनाई दे। राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य। राष्ट्रपति 12 विशिष्ट सदस्यों को नामित करते हैं, जो कला, विज्ञान, साहित्य, सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट योग्यता और अनुभव रखते हैं। सदस्य की अवधि 6 वर्ष होती है और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं, जिससे सदन में निरंतरता बनी रहती है। राज्यसभा के शक्तियां। 1 विधायी शक्तियां। राज्यसभा संविधान के अनुसार विधायी कार्य करती है। यह विधेयकों पर चर्चा, संशोधन और स्वीकृति प्रदान करती है। हालांकि वित्तीय विधेयकों जैसे बजट पर राज्यसभा का अधिकार सीमित है, क्योंकि ये केवल लोकसभा में प्रस्तावित किए जाते हैं। 2 संघीय संतुलन बनाए रखना। राज्यसभा राज्यों के हितों का संरक्षण करती है, जिससे संघीय संरचना सुदृढ़ होती है। यह राज्य केंद्र संबंधों में संतुलन का कार्य करती है। 3 विशेष शक्तियां। अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों के लिए कानून बनाना। यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का मान ले, तो संसद उस विषय पर कानून बना सकती है, भले वह राज्य सूची में क्यों न हो। राज्यसभा द्वारा आपातकाल घोषित करना। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाने के लिए राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक है। 4 नियुक्ति और नियंत्रण। राज्यसभा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विभिन्न संवैधानिक पदों के चुनाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संसद के द्वितीय सदन के रूप में राज्यसभा की भूमिका। राज्यसभा संसद के समन्वय और संतुलन की भूमिका निभाती है। यह लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों की समीक्षा, आलोचनात्मक मूल्यांकन और आवश्यक संशोधन करती है। इससे विधायी प्रक्रिया में गहराई और व्यापकता आती है।
इसके अलावा राज्यसभा बहुमत में राजनीतिक स्थिरता का माध्यम बनती है क्योंकि इसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं और पूर्ण सदन चुनाव नहीं होते। यह सदन राजनीतिक उतार चढ़ाव से कम प्रभावित होता है, जिससे शासन में निरंतरता बनी रहती है। राज्यसभा संघीय तंत्र को मजबूती प्रदान करती है क्योंकि यह राज्यों के हितों को केंद्र की नीति निर्धारण प्रक्रिया में प्रभावी रूप से प्रस्तुत करती है। यह बहुवर्ण, बहुभाषा और बहुसांस्कृतिक भारत के प्रतिनिधित्व का माध्यम है। निष्कर्ष: राज्यसभा भारतीय संसद का एक आवश्यक अंग है जो संघीय संरचना को सुदृढ़ करते हुए विधायी कार्यों में संतुलन और गहराई प्रदान करती है। इसकी संरचना, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व शामिल है, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितों के बीच तालमेल बैठाती है। राज्यसभा की शक्तियां एवं इसकी भूमिका भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता, समावेशन और संतुलन के लिए आवश्यक हैं। अगला प्रश्न। सेक्शन 2(4) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के साथ भारत में लॉजिस्टिक्स दक्षता में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी, स्पष्ट कीजिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 भारत की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को एकीकृत, कुशल और टिकाऊ बनाने के लिए बनाई गई है। यह नीति देश के विभिन्न मोड्स, सड़क, रेल, जलमार्ग, हवाई मार्ग को आपस में जोड़कर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क विकसित करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, समय की बचत करना और पारदर्शिता बढ़ाना है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना इस नीति का एक अभिन्न हिस्सा है, जो विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं को तेजी से कार्यान्वित कर लॉजिस्टिक्स को सशक्त बनाती है। इसके तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कर अवसंरचना के बीच बेहतर समन्वय और निगरानी संभव होती है। इन दोनों पहलों के माध्यम से भारत में लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार आएगा, जिससे व्यापार प्रतिस्पर्धात्मक होगा, आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होगी और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह नीति भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में बेहतर स्थान दिलाने में मदद करेगी। अगला प्रश्न। 4(b) अटल इनोवेशन मिशन किस प्रकार पूरे भारत में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा दे रहा है? व्याख्या कीजिए। मेंटर इंडिया, अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स और अटल न्यू इंडिया चैलेंज जैसे अटल इनोवेशन मिशन की विभिन्न पहलों पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। अटल इनोवेशन मिशन एम भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जो देश में नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यरत है। इसका उद्देश्य शिक्षा संस्थानों, उद्योगों और स्टार्टअप्स को जोड़कर एक समृद्ध नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। मेंटर इंडिया पहल के तहत विशेषज्ञों और अनुभवी उद्यमियों को मेंटर के रूप में जोड़ा जाता है, जो नवोदित उद्यमियों और स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन, सलाह और नेटवर्किंग सहायता प्रदान करते हैं। अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स AICs देश भर में स्थापित किए गए हैं, जो स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, संसाधन और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराते हैं, ताकि वे अपने व्यवसाय को सफलतापूर्वक विकसित कर सकें। अटल न्यू इंडिया चैलेंज एक प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम है, जो नवाचारों और समाधान आधारित स्टार्टअप्स को चुनकर उन्हें विकसित करने, वित्त पोषण और बाजार उपलब्धता में मदद करता है। ये पहले मिलकर भारत में नवाचार को प्रोत्साहित करती हैं, युवाओं को उद्यमशीलता की ओर प्रेरित करती हैं और एक सशक्त नवोन्मेषी भारत के निर्माण में सहायक हैं। अगला प्रश्न। 4(c) बिहार में नगरीकरण के स्तर पर चर्चा कीजिए। राज्य में नगरीकरण के निम्न स्तर से संबंधित कम से कम 2 कारणों की व्याख्या कीजिए। राज्य में नगरीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा हाल ही में क्या कदम गए हैं? उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। बिहार में नगरीकरण का स्तर देश के औसत की तुलना में काफी कम है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और शहरीकरण की दर लगभग 11 से 12% के आसपास है, जो देश के औसत नगरीकरण दर लगभग 31% से काफी कम है।
नगरीकरण के निम्न स्तर के कारण। 1. आर्थिक विकास की धीमी गति। बिहार में औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का विकास सीमित रहा है, जिससे रोजगार के अवसर कम हैं और लोग बड़े पैमाने पर शहरी क्षेत्रों में नहीं आ पाते। 2. पर्याप्त अवसंरचना का अभाव। शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सेवाओं जैसे स्वच्छ पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की कमी भी लोगों को शहरीकरण की ओर आकर्षित नहीं कर पाती। बिहार सरकार के प्रयास। बिहार सरकार ने नगरीकरण बढ़ाने के लिए कई पहलें शुरू की हैं, जिनमें स्मार्ट सिटी परियोजनाएं, शहरी अवसंरचना विकास और रोजगार सृजन योजनाएं प्रमुख हैं। साथ ही बिहार औद्योगिक नीति के तहत छोटे एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि शहरी क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़े और लोगों को रोजगार मिल सके। इन कदमों से शहरीकरण की गति बढ़ाने और बेहतर जीवन स्तर प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। अगला प्रश्न 4. डी. हिंद महासागर द्विध्रुवीय गति क्या है? इसका वर्ष 2022 में भारत में मॉनसून की अनियमितता से क्या संबंध था? व्याख्या कीजिए। इस अनियमितता का भारत में खाद्य उत्पादन और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। हिंद महासागर द्विध्रुवीय गति, इंडियन ओशन डाइपोल आईओडी, समुद्र की सतह के तापमान में हिंद महासागर के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच अंतर को दर्शाती है। जब पश्चिमी हिंद महासागर, अफ्रीका के पास, का पानी अधिक गर्म और पूर्वी हिंद महासागर, इंडोनेशिया के पास, का पानी ठंडा होता है, तो इसे पॉजिटिव आईओडी कहा जाता है, जो भारत में मॉनसून को सामान्य या बेहतर बनाता है। इसके विपरीत नेगेटिव आईओडी में पूर्वी हिंद महासागर गर्म होता है, जिससे मॉनसून कमजोर पड़ सकता है। 2022 में हिंद महासागर द्विध्रुवीय गति ने अनियमितता दिखाई, जिससे मॉनसून कमजोर और असमान रूप से वितरित हुआ। इस वजह से कई क्षेत्रों में बारिश कम हुई जबकि कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा हुई। प्रभाव। मॉनसून की अनियमितता के कारण भारत में कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कई प्रमुख फसलों की पैदावार घट गई, जिससे खाद्य उत्पादन में कमी आई। इसका नतीजा किसान आय में गिरावट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संकट और खाद्य सुरक्षा के मुद्दे के रूप में सामने आया। इसके अलावा कृषि पर निर्भरता के कारण पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक असर पड़ा। अगला प्रश्न 4. ई. भारत में ग्रामीण शहरी डिजिटल विभाजन की व्यापकता और प्रभावों पर चर्चा कीजिए। इसे कम करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का परीक्षण कीजिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल विभाजन काफी व्यापक है। शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट, स्मार्टफोन और डिजिटल सेवाओं की पहुंच अधिक है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत डिजिटल अवसंरचना और साक्षरता की कमी के कारण यह पहुंच सीमित है। इससे ग्रामीण जनसंख्या डिजिटल लाभों से वंचित रह जाती है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय सेवाओं और रोजगार के अवसरों में असमानता बढ़ती है। प्रभाव। डिजिटल विभाजन से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास धीमा होता है। सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ ग्रामीण लोगों तक नहीं पहुंच पाता, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता प्रभावित होती है। सरकार के प्रयास। सरकार ने इस विभाजन को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने, डिजिटल साक्षरता बढ़ाने और सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। भारत नेट परियोजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। इसके अलावा डिजिटल साक्षरता मिशन से ग्रामीण जनता को डिजिटल उपकरणों का उपयोग सिखाया जा रहा है। इन प्रयासों से डिजिटल समावेशन बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी दूरदराज क्षेत्रों में व्यापक पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है। अगला प्रश्न 5. 2022 में भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों की जांच कीजिए। व्यापार बढ़ाने के लिए भारत द्वारा की गई विभिन्न पहलें क्या हैं? भविष्य में भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों को बढ़ाने के कुछ उपाय सुझाइए। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों की स्थिति
2022 में भारत ने वैश्विक व्यापार में अपनी भूमिका को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था पुनर्प्राप्ति की ओर बढ़ रही थी, जिसमें भारत ने निर्यात बढ़ाने और आयात विविधीकरण के प्रयास तेज किए। भारत की प्रमुख निर्यात वस्तुओं में फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, वस्त्र, रसायन और पेट्रोकेमिकल शामिल थे। वहीं चीन जैसे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए भारत ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलें जारी रखीं, ताकि घरेलू उत्पादन बढ़े और निर्यात को बढ़ावा मिले। भारत ने कई देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों पर ध्यान दिया, जिसमें यूरोप, अमेरिका, जापान और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ संबंध मजबूत हुए। भारत द्वारा व्यापार बढ़ाने के लिए की गई प्रमुख पहलें। एक व्यापार समझौतों का विस्तार। भारत ने कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTAs) और आर्थिक साझेदारी समझौते (EPAs) की बातचीत को बढ़ावा दिया, जैसे यूरोपीय संघ के साथ व्यापक आर्थिक समझौता (BILA) पर चर्चा। 2. लॉजिस्टिक्स सुधार। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स में सुधार से निर्यातकों को तेज और सस्ता परिवहन सुविधा मिली। 3. डिजिटल ट्रेड पहल। डिजिटल इंडिया के तहत ई-कॉमर्स और ऑनलाइन व्यापार को बढ़ावा दिया गया, जिससे छोटे और मध्यम व्यवसाय भी वैश्विक बाजारों तक पहुंच सके। 4. उद्योगों को प्रोत्साहन। मेक इन इंडिया, निजामत और स्किल इंडिया जैसी योजनाओं ने उत्पादन और कौशल विकास को बढ़ावा दिया, जिससे निर्यात गुणवत्ता और मात्रा दोनों में वृद्धि हुई। 5. विदेशी निवेश आकर्षित करना। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) को आकर्षित करने के लिए नियमों को सरल बनाया गया, जिससे विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में निवेश बढ़ा। भविष्य में भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों को बढ़ाने के सुझाव। एक व्यापक और प्रभावी मुक्त व्यापार समझौते। भारत को एशिया, यूरोप और अमेरिका के साथ अधिक प्रभावी और संतुलित FTAs को प्राथमिकता देनी चाहिए, ताकि निर्यात के अवसर बढ़े और आयात विविधीकरण हो। 2. तकनीकी नवाचार और गुणवत्ता नियंत्रण। उत्पादन की गुणवत्ता और नवाचार पर जोर देकर भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती लानी होगी। 3. लॉजिस्टिक्स और बुनियादी ढांचे का और विकास। अवसंरचना जैसे पोर्ट, रेलवे, सड़क और कस्टम प्रक्रियाओं को और सुधारा जाए, ताकि निर्यात लागत कम हो और आपूर्ति श्रृंखला तेज बने। 4. डिजिटल व्यापार और ई-कॉमर्स विस्तार। डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ाकर MSMEs, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने पर जोर देना होगा। 5. विदेशी निवेश में वृद्धि। निवेशकों के लिए और अधिक अनुकूल नीतियां लानी होंगी, जिससे तकनीकी ज्ञान और पूंजी का प्रवाह बढ़े। 6. विविधीकरण पर ध्यान। केवल कुछ देशों और उत्पादों पर निर्भरता कम करके नए बाजारों और उत्पादों की खोज करनी होगी। निष्कर्ष। 2022 में भारत ने वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण पहलें कीं, लेकिन वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए निरंतर सुधार आवश्यक है। उचित नीतिगत फैसले, तकनीकी नवाचार और वैश्विक सहयोग के माध्यम से भारत न केवल अपने निर्यात को बढ़ा सकता है, बल्कि विश्व व्यापार के महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में भी अपनी पहचान और प्रभाव बढ़ा सकता है। अगला प्रश्न 5B। फरवरी 2022 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2021 के अंत में अखिल भारतीय औसत 85.91% के मुकाबले बिहार सेवा क्षेत्र में 53.71% टेलीघनत्व है। इस स्थिति के कारणों को इंगित कीजिए। इसका क्या प्रभाव है? स्थिति में सुधार के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों की जांच कीजिए। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। फरवरी 2022 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2021 तक बिहार का टेलीघनत्व 53.71% था, जो कि अखिल भारतीय औसत 85.91% से काफी नीचे है। यह स्थिति बिहार के दूरसंचार क्षेत्र की कमजोर स्थिति को दर्शाती है। कारण: एक अपर्याप्त अवसंरचना। बिहार के कई ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क की बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। टावरों और ब्रॉडबैंड नेटवर्क की कमी से सेवा का विस्तार सीमित रह गया है।
2. आर्थिक एवं सामाजिक कारण। बिहार की बड़ी आबादी ग्रामीण है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की संख्या अधिक है, जिनके लिए टेलीफोन या मोबाइल सेवा महंगी या अप्राप्य हो सकती है। 3. शिक्षा और डिजिटल साक्षरता की कमी। तकनीकी साक्षरता कम होने के कारण मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं का उपयोग सीमित है, जिससे सेवा प्रदाताओं की मांग कम होती है। 4. दूरसंचार प्रदाताओं की कम रुचि। प्रतिस्पर्धा कम होने और कम लाभ की संभावना के कारण बड़ी दूरसंचार कंपनियां बिहार में निवेश करने और सेवाओं का विस्तार करने में हिचकती हैं। प्रभाव। कम टेलीघनत्व के कारण बिहार में डिजिटल समावेशन बाधित होता है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वित्तीय सेवाओं और सरकारी योजनाओं की पहुंच को सीमित करता है। डिजिटल सेवाओं की कमी से लोगों के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर कम हो जाते हैं। इसके अलावा सूचनाओं के संचार में देरी और आर्थिक विकास की गति धीमी होती है। सुधार के लिए उठाए जाने वाले कदम। 1. बुनियादी अवसंरचना का विस्तार। सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल टावर, ब्रॉडबैंड नेटवर्क और इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए निवेश करना चाहिए। भारत नेट जैसी परियोजनाओं को तेजी से लागू करना आवश्यक है। 2. डिजिटल साक्षरता बढ़ाना। डिजिटल साक्षरता अभियानों के माध्यम से ग्रामीण और कमजोर वर्गों को डिजिटल उपकरणों का उपयोग सिखाना चाहिए, जिससे उनकी सेवा की मांग बढ़े। 3. सस्ते और गुणवत्तापूर्ण सेवा। दूरसंचार कंपनियों को प्रोत्साहित कर सस्ती और गुणवत्तापूर्ण मोबाइल एवं इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए सहायक नीतियां बनानी चाहिए। 4. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग बढ़ाकर दूरसंचार सेवाओं के विस्तार में तेजी लानी चाहिए। 5. नवाचार और स्थानीय समाधान। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा, जिससे दूरदराज क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके। निष्कर्ष। बिहार में टेलीघनत्व की कमी आर्थिक विकास और डिजिटल समावेशन के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसे दूर करने के लिए अवसंरचना सुधार, डिजिटल शिक्षा और प्रभावी नीतिगत समर्थन आवश्यक है। यदि इन कदमों को समय पर और सही दिशा में लागू किया गया, तो बिहार के दूरसंचार क्षेत्र की स्थिति सुधर सकती है और यह राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगा। अगला प्रश्न 6. नीली अर्थव्यवस्था की पहचान। राष्ट्रीय विकास के 10 मुख्य आयामों में से एक के रूप में की जाती है। उपर्युक्त कथन के आलोक में अर्थव्यवस्था के लिए इसके महत्व पर चर्चा कीजिए और नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों की सूची बनाइए। क्या वे पर्याप्त हैं? उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। नीली अर्थव्यवस्था का तात्पर्य समुद्री और जल संसाधनों का सतत उपयोग कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, जिसमें पारिस्थितिकी संरक्षण, रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन शामिल हैं। इसे राष्ट्रीय विकास के 10 मुख्य आयामों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह समुद्री जैव विविधता, मछली पालन, नौकायन, समुद्री ऊर्जा, जल पर्यटन और जल से जुड़े अन्य उद्योगों के विकास में सहायक है। अर्थव्यवस्था के लिए नीली अर्थव्यवस्था का महत्व। 1. सतत विकास। नीली अर्थव्यवस्था समुद्री संसाधनों के संरक्षण के साथ साथ उनका आर्थिक रूप से प्रभावी और दीर्घकालीन उपयोग सुनिश्चित करती है। 2. रोजगार सृजन। मछली पकड़ने, जल पर्यटन, समुद्री परिवहन और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाती है। 3. आयात निर्भरता कम करना। समुद्री संसाधनों के उपयोग से खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है, जिससे आयात निर्भरता घटती है। 4. पर्यावरण संरक्षण। जल प्रदूषण कम करना और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए नीली अर्थव्यवस्था आवश्यक है। 5. राष्ट्रीय सुरक्षा। समुद्री सीमाओं का बेहतर प्रबंधन और निगरानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। भारत द्वारा नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के कदम। 1. नेशनल पोर्टल और समुद्री डाटा सेंटर की स्थापना समुद्री संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन के लिए। 2. समुद्री जैव विविधता संरक्षण योजनाएं समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए। 3. नीली क्रांति कार्यक्रम सतत मछली पालन को बढ़ावा देना। 4. समुद्री पर्यटन को प्रोत्साहन आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए।
5. समुद्री ऊर्जा परियोजनाएं जैसे पवन और तरंग ऊर्जा के विकास के प्रयास। 6. जलमार्गों का विकास और पोत निर्माण, राष्ट्रीय जल परिवहन नेटवर्क को मजबूत करना। 7. वैश्विक समुद्री साझेदारी और अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से ज्ञान और तकनीक का आदान प्रदान। क्या ये कदम पर्याप्त हैं? हालांकि भारत ने नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई सकारात्मक कदम उठाए हैं, फिर भी चुनौतियां बनी हुई हैं। समुद्री संसाधनों का पर्याप्त संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और समुद्री क्षेत्र में नवीन तकनीकों का व्यापक विस्तार आवश्यक है। बेहतर समन्वय और नीति निर्धारण के साथ साथ समुद्री आर्थिक गतिविधियों में छोटे और स्थानीय हितधारकों को अधिक शामिल करने की जरूरत है। इसके अलावा जल प्रदूषण, समुद्री पर्यावरणीय जोखिम और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए और अधिक रणनीतियां बनानी होंगी। निष्कर्ष: नीली अर्थव्यवस्था भारत के आर्थिक और पर्यावरणीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। वर्तमान में उठाए गए कदम सही दिशा में हैं, लेकिन सतत और समन्वित प्रयासों की जरूरत है ताकि समुद्री संसाधनों का संतुलित विकास हो और भारत की समृद्धि सुनिश्चित हो। अगला प्रश्न 6b. कच्चे माल के आधार पर बिहार को वन आधारित उद्योगों, कृषि आधारित उद्योगों और खनिज आधारित उद्योगों में विभाजित कीजिए। उन उद्योगों की अवस्थिति को दर्शाने वाले स्वच्छ रेखाचित्रों द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। बिहार में उद्योगों को कच्चे माल के आधार पर मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: वन आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। इन उद्योगों की अवस्थिति बिहार के भौगोलिक क्षेत्र, उपलब्ध संसाधनों और कृषि एवं खनिज संपदा के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। 1. वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योगों का संबंध मुख्य रूप से लकड़ी, बांस, कागज, गोंद, ताड़ी, औषधीय पौधों आदि कच्चे माल से होता है। बिहार में वन क्षेत्र कम है, लेकिन पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गया और नवादा जैसे जिलों में बांस, लकड़ी एवं औषधीय पौधों की उपलब्धता के कारण वन आधारित उद्योग विकसित हैं। यहाँ बांस से बने घरेलू सामान, गोंद उद्योग और लकड़ी के फर्नीचर का निर्माण होता है। अवस्थित क्षेत्र: पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गया, नवादा। 2. कृषि आधारित उद्योग। बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य में धान, गेहूं, मक्का, आलू, तिलहन, दालें और फल सब्जियों की व्यापक पैदावार होती है। कृषि आधारित उद्योगों में मुख्यतः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चावल मिल, आटा मिल, तेल निकासी उद्योग, चीनी मिलें, फल और सब्जी प्रसंस्करण, मछली पालन और शहद उत्पादन प्रमुख हैं। ये उद्योग राज्य के कई जिलों में किसानों की उत्पादकता के आधार पर फैले हुए हैं। अवस्थित क्षेत्र: मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर, सहरसा, पूर्णिया। 3. खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग बिहार के औद्योगिक विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। राज्य में कोयला, चूना पत्थर, सिलिका, क्वार्ट्ज, गारा, मिट्टी आदि खनिजों का भंडार है। कोयला सबसे प्रमुख खनिज है, जो मुख्य रूप से झारखंड के सीमा से सटे पश्चिमी बिहार में मिलता है। इसके अलावा गया, भोजपुर, औरंगाबाद और रोहतास जिलों में चूना पत्थर तथा सिलिका की खानें हैं। खनिज आधारित उद्योगों में सीमेंट उद्योग, ईंट उद्योग, लौह शोधन उद्योग तथा खनिज खनन आधारित उद्योग शामिल हैं। अवस्थित क्षेत्र: जमुई, रोहतास, गया, औरंगाबाद, बक्सर। निष्कर्ष: बिहार की उद्योग व्यवस्था उसकी कच्चे माल की उपलब्धता से अत्यंत प्रभावित है। वन आधारित उद्योग सीमित वन संसाधनों के कारण अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर हैं, जबकि कृषि आधारित उद्योग राज्य की व्यापक कृषि उत्पादकता के कारण अधिक विकसित हैं। खनिज आधारित उद्योग भी खनिज संपदा के क्षेत्रों में सीमित परंतु महत्वपूर्ण रूप से फैले हैं। इस प्रकार
बिहार में उद्योगों की अवस्थिति प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर स्वाभाविक रूप से निर्धारित होती है। अगला प्रश्न सेक्शन 3। 7 निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर लिखिए। भारतीय परिप्रेक्ष्य में तकनीक, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण से आप क्या समझते हैं? उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में तकनीक, प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण का अर्थ है देश की आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप तकनीक का विकास, अनुकूलन और उपयोग करना। इसका उद्देश्य विदेशी तकनीकों पर निर्भरता कम कर आत्मनिर्भरता बढ़ाना और स्थानीय संसाधनों, ज्ञान एवं कौशल का अधिकतम उपयोग करना है। स्वदेशीकरण तकनीक को केवल आयातित तकनीक की नकल करने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे सुधार कर और भारतीय संदर्भ में उपयुक्त बनाकर लागू करना शामिल है। इससे तकनीक अधिक सस्ती, टिकाऊ और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप होती है। उदाहरण के लिए, कृषि यंत्रों का विकास जो भारतीय किसान की जमीन और परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल हों, या स्वास्थ्य क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर तैयार उपकरण। भारत में तकनीक के स्वदेशीकरण से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलता है और देश की आर्थिक समृद्धि को बल मिलता है। स्वदेशी तकनीक से विकास की गति तेज होती है और राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होती है। इस प्रकार तकनीक का स्वदेशीकरण भारत की आत्मनिर्भरता, विकास और सामाजिक आर्थिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न 7 बी। व्याख्या कीजिए कि बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना क्यों आवश्यक है? परमाणु कार्यक्रम में आवश्यक सावधानियां भी लिखिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। भारत में ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार आवश्यक है, क्योंकि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जैसे कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस सीमित और प्रदूषणकारी हैं। परमाणु ऊर्जा एक स्वच्छ, स्थायी और उच्च क्षमता वाला ऊर्जा स्रोत है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है। इसके अतिरिक्त यह जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी मदद करता है, क्योंकि इसमें कार्बन उत्सर्जन बहुत कम होता है। परमाणु ऊर्जा का विस्तार भारत को ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम करने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायता करता है। परमाणु कार्यक्रम में निम्न सावधानियां आवश्यक हैं। सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन, परमाणु संयंत्रों में किसी भी दुर्घटना से बचाव के लिए उच्च सुरक्षा मानक अपनाने चाहिए। परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन, रेडियोधर्मी अपशिष्टों का सुरक्षित निस्तारण आवश्यक है, ताकि पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को नुकसान न पहुंचे। सख्त निगरानी और नियंत्रण, परमाणु सामग्री और तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़ी निगरानी होनी चाहिए। आपातकालीन योजना, किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आपातकालीन व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इस प्रकार परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार भारत के ऊर्जा भविष्य के लिए जरूरी है, बशर्ते सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता दी जाए। अगला प्रश्न 7 सी। इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर लिखिए। व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार इंटरनेट और इंट्रानेट ने मनुष्यों के जीवन को बदल दिया है। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। इंटरनेट और इंट्रानेट में अंतर। इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर और नेटवर्क को जोड़ता है, जिससे कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जानकारी साझा कर सकता है और प्राप्त कर सकता है। यह सार्वजनिक और सार्वभौमिक होता है। वहीं इंट्रानेट एक निजी नेटवर्क होता है जो किसी संगठन, कंपनी या संस्था के अंदरूनी उपयोग के लिए सीमित होता है। यह इंटरनेट की तकनीक का उपयोग करता है, लेकिन केवल संगठन के सदस्यों के लिए ही सुलभ होता है। इंटरनेट और इंट्रानेट ने जीवन कैसे बदला? इंटरनेट ने सूचना तक पहुंच को अत्यंत आसान और त्वरित बना दिया है। इससे शिक्षा, व्यापार, संचार, मनोरंजन और सामाजिक संपर्क के नए आयाम खुले हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, वीडियो कॉलिंग, सोशल मीडिया और डिजिटल बैंकिंग जैसी सुविधाओं ने लोगों का जीवन सरल और सुविधाजनक बनाया है।
इंट्रानेट ने संगठनों में कार्यकुशलता बढ़ाई है। यह कर्मचारियों को आपस में जोड़ता है, सूचना साझा करता है और कार्य प्रक्रियाओं को स्वचालित करता है। इससे समय और संसाधनों की बचत होती है तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होती है। इस प्रकार इंटरनेट और इंट्रानेट ने आधुनिक जीवन शैली को डिजिटल, तेज और अधिक जुड़ा हुआ बना दिया है। अगला प्रश्न 7 डी। प्रौद्योगिकी आधारित बिहार के आधुनिकीकरण पर एक नोट लिखिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। बिहार का आधुनिकीकरण प्रौद्योगिकी के समुचित उपयोग के बिना संभव नहीं है। प्रौद्योगिकी ने राज्य के कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। कृषि में आधुनिक तकनीकों जैसे सिंचाई प्रणालियां, बेहतर बीज, कृषि यंत्र और डिजिटल मार्केटिंग ने किसानों की उत्पादकता और आय को बढ़ाया है। औद्योगिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी और मशीनरी के उपयोग से उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं। शिक्षा में डिजिटल शिक्षा और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ज्ञान के स्रोतों को व्यापक बनाया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में टेलीमेडिसिन, मोबाइल हेल्थ ऐप और आधुनिक उपकरणों ने स्वास्थ्य सेवा की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार किया है। प्रशासनिक सुधारों में ई गवर्नेंस ने पारदर्शिता, जवाबदेही और सेवाओं की गति बढ़ाई है। इससे भ्रष्टाचार कम हुआ और जनसेवा बेहतर हुई। इस प्रकार प्रौद्योगिकी आधारित विकास ने बिहार को सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक दृष्टि से आधुनिक राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके निरंतर विस्तार से बिहार की विकास यात्रा और भी तेज और समृद्ध होगी। अगला प्रश्न 7 ई। स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। विभिन्न रोगों के उपचार में इसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है, उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। उत्तर 150 से 200 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। नैनो प्रौद्योगिकी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। यह विज्ञान के उस क्षेत्र को कहते हैं जिसमें परमाणु और अणु स्तर पर पदार्थों का निर्माण और नियंत्रण किया जाता है। नैनो प्रौद्योगिकी के माध्यम से दवाओं की प्रभावशीलता बढ़ाई जा सकती है, जिससे उपचार अधिक सटीक और कम हानिकारक होता है। विभिन्न रोगों के उपचार में नैनो प्रौद्योगिकी का उपयोग प्रमुख रूप से ड्रग डिलीवरी सिस्टम, कैंसर ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक्स और इमेजिंग में किया जाता है। उदाहरण के लिए, कैंसर उपचार में नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल दवा को सीधे ट्यूमर तक पहुंचाने के लिए किया जाता है, जिससे दवाओं के साइड इफेक्ट्स कम होते हैं और दवा का असर बढ़ता है। इसके अलावा नैनो सेंसर की मदद से शरीर में बीमारी का जल्दी पता लगाया जा सकता है। डायबिटीज, हृदय रोग और न्यूरोडिजेनरेटिव रोगों में भी नैनो प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण और दवाएं प्रभावी सिद्ध हो रही हैं। इससे इलाज तेज, सटीक और मरीज के लिए कम दर्दनाक होता है। इस प्रकार नैनो प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर निदान और उपचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो चिकित्सा विज्ञान को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। अगला प्रश्न 8 संगणक एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति के साथ आम जनजीवन एवं सरकारी तंत्र के परिक्षेत्र में भारत डाटा चोरी के गंभीर संकट से जूझ रहा है। डाटा चोरी, साइबर थ्रेट के उन विभिन्न क्षेत्रों की विवेचना कीजिए एवं इन सभी क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा इसे रोकने के प्रयासों का वर्णन उपलब्ध तकनीकी संसाधन की सहायता से कीजिए। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। डाटा चोरी, साइबर थ्रेट के विभिन्न क्षेत्र और भारत में इसके नियंत्रण हेतु केंद्र सरकार के प्रयास। आधुनिक संगणक और संचार प्रौद्योगिकी के विकास ने भारत में आम जनजीवन और सरकारी तंत्र दोनों को अत्यधिक सुविधाजनक बनाया है। हालांकि इसके साथ ही साइबर अपराध और डाटा चोरी, साइबर थ्रेट के खतरे भी बढ़ गए हैं, जो देश की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और नागरिकों की निजता के लिए गंभीर समस्या बन चुके हैं। डाटा चोरी के विभिन्न क्षेत्र। 1. वित्तीय क्षेत्र। बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों में डाटा चोरी सबसे आम है। हैकर्स ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन, क्रेडिट डेबिट कार्ड डाटा और ग्राहक जानकारी चोरी करते हैं,
जिससे आर्थिक नुकसान होता है। 2. सरकारी विभाग। सरकारी विभागों के संवेदनशील डाटा, जैसे नागरिकों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड, कर सूचना, रक्षा संबंधी जानकारियां, हैकर्स द्वारा चोरी की जा सकती हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ती है। 3. स्वास्थ्य क्षेत्र। अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों के मरीजों के मेडिकल रिकॉर्ड्स, बीमा संबंधी जानकारियां साइबर हमलों का लक्ष्य बनते हैं। ये डाटा यदि चोरी हो जाएं, तो मरीजों की गोपनीयता भंग होती है। 4. शिक्षा क्षेत्र। विश्वविद्यालयों, शिक्षा संस्थानों के डाटा में छात्र शिक्षक संबंधित जानकारी, परीक्षा परिणाम आदि शामिल हैं, जिनकी सुरक्षा आवश्यक है। 5. व्यावसायिक एवं उद्योग क्षेत्र। कंपनियों के व्यापारिक रहस्य, ग्राहक डाटा, उत्पादन तकनीक आदि साइबर अपराधियों के निशाने पर होते हैं। केंद्र सरकार के प्रयास एवं उपलब्ध तकनीकी संसाधन। 1. राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013। सरकार ने इस नीति के तहत साइबर सुरक्षा के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार किया है, जिसमें डाटा संरक्षण, साइबर अपराध रोकथाम और जागरूकता बढ़ाने के उपाय शामिल हैं। 2. सर्टेन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया। यह टीम साइबर हमलों की निगरानी करती है, खतरे की सूचना देती है और हमलों को रोकने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करती है। यह सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के लिए सलाह और समाधान उपलब्ध कराती है। 3. साइबर कानून 80 एक्ट 2000। इस अधिनियम के तहत साइबर अपराधों की परिभाषा, दंड और नियंत्रण के नियम बनाए गए हैं। इसे समय समय पर संशोधित कर वर्तमान तकनीकी परिदृश्य के अनुसार बनाया जा रहा है। 4. डिजिटल इंडिया पहल। डिजिटल इंडिया के तहत साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसमें सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण और साइबर सुरक्षा की कड़ी निगरानी शामिल है। 5. सुरक्षा उपकरणों और प्रशिक्षण। सरकार ने एन्क्रिप्शन तकनीक, फायरवॉल, मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन और अन्य उन्नत सुरक्षा उपकरणों को अपनाया है। इसके साथ ही सरकारी अधिकारियों और आम जनता के लिए साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 6. साझेदारी और सहयोग। भारत सरकार ने तकनीकी और सुरक्षा कंपनियों के साथ मिलकर साइबर सुरक्षा को मजबूत किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी साइबर अपराध के खिलाफ सहयोग बढ़ाया जा रहा है। निष्कर्ष। डाटा चोरी और साइबर थ्रेट्स के कारण भारत को गंभीर चुनौतियों का सामना है। वित्तीय, सरकारी, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में बढ़ते साइबर हमलों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न नीतियां, कानून, तकनीकी संसाधन और प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए हैं। इसके बावजूद नागरिकों और संस्थाओं को भी अपनी साइबर सुरक्षा के प्रति सजग और जागरूक रहना आवश्यक है। इस सामूहिक प्रयास से ही भारत साइबर अपराध के खतरे को कम कर एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य की ओर बढ़ सकता है। अगला प्रश्न 8b। एक तरफ प्रत्येक परिवार को पीने योग्य जल की उपलब्धता का उद्देश्य एवं दूसरी तरफ बढ़ती आबादी के कारण जल की कमी को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण में भारत सरकार की भूमिका पर प्रकाश डालिए। साथ ही केंद्रीय सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बिहार राज्य द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास की विवेचना कीजिए। उत्तर 400 से 500 शब्दों में दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखा जा सकता है। जल संरक्षण में भारत सरकार की भूमिका एवं बिहार राज्य द्वारा अपनाए गए वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास की विवेचना। जल एक अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है, जो जीवन के सभी पहलुओं के लिए आवश्यक है। भारत में जल की कमी एक गंभीर समस्या बनती जा रही है, विशेषकर बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और जल प्रदूषण के कारण। प्रत्येक परिवार को पीने योग्य जल उपलब्ध कराना एक बुनियादी आवश्यकता है, जिसे पूरा करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसी संदर्भ में भारत सरकार ने जल संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं और नीतियां अपनाई हैं। साथ ही बिहार जैसे राज्यों ने भी वैज्ञानिक एवं तकनीकी उपायों को अपनाकर जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भारत सरकार की भूमिका। भारत सरकार ने जल संरक्षण को राष्ट्रीय महत्व दिया है। जल संरक्षण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। 1. जल नीति और कानून। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति, नेशनल वाटर पॉलिसी बनाकर जल के सतत उपयोग और संरक्षण को बढ़ावा दिया है।
इस नीति के तहत जल का न्याय संगत वितरण और संरक्षण सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। 2 जल संरक्षण योजनाएं। प्रधानमंत्री ग्राम योजना के तहत जल संचयन और पुनर्भरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब, कुएं, बावड़ी और नालों की सफाई का कार्य किया जा रहा है। जैसे जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को स्वच्छ और पर्याप्त जल उपलब्ध कराना है। 3 प्रौद्योगिकी और नवाचार। सरकार ने जल संरक्षण के लिए नई तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया है, जैसे वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण, ड्रिप इरिगेशन और स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। 4 सार्वजनिक जागरूकता। जल संरक्षण के महत्व को लेकर व्यापक जन जागरण अभियान चलाए गए हैं, ताकि जनता भी जल का विवेकपूर्ण उपयोग करे। बिहार में वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास। बिहार जैसे जल संकटग्रस्त राज्य ने जल संरक्षण के लिए कई वैज्ञानिक और तकनीकी उपाय अपनाए हैं। 1 वर्षा जल संचयन। बिहार सरकार ने विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन के लिए तालाबों, चेक डैमों और पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया है। इससे भूजल स्तर में सुधार हुआ है। 2 स्मार्ट सिंचाई तकनीक। बिहार में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई तकनीकों को अपनाकर जल की बचत की जा रही है। इससे कृषि क्षेत्र में जल की खपत कम हुई और फसलों की उपज बढ़ी। 3 जल पुनर्चक्रण और संरक्षण। कई शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल पुनर्चक्रण संयंत्र लगाए गए हैं, जिससे पुनः उपयोगी जल का उपयोग किया जा सके। 4 जल प्रबंधन के लिए तकनीकी सहयोग। बिहार सरकार ने जल संसाधन विभाग में GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम और रिमोट सेंसिंग तकनीक को अपनाया है, जिससे जल स्रोतों का सही प्रबंधन और निगरानी संभव हुई है। 5 सामुदायिक सहभागिता। बिहार में जल संरक्षण के लिए स्थानीय समुदायों को भी शामिल किया गया है। जल उपयोग की योजना बनाते समय स्थानीय ज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मिश्रण किया गया है। निष्कर्ष। भारत सरकार ने जल संरक्षण को एक प्राथमिकता के रूप में स्वीकार किया है और इसके लिए विभिन्न योजनाएं और नीतियां बनाई हैं। बिहार जैसे राज्य भी इस दिशा में वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं। जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेदारी है। सरकार द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों और तकनीकों का सही उपयोग करके और जन जागरण के माध्यम से हम जल की कमी जैसी समस्या से निपट सकते हैं और प्रत्येक परिवार तक स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। जल संरक्षण में सतत प्रयास ही भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करेगा।